नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर अपने आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आरआरबी के अंदर अभी नई वैकेंसी निकली है। जो वैकेंसी है 08/2025 नोटिफिकेशन के तहत हम इसमें डिटेल से बताएंगे आपको क्या प्रोसेस रहेगी, एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा और मेडिकल फिट में क्या रहेगा और सिलेबस कैसा रहेगा। हम एक वीडियो में फुल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप शुरू से लास्ट देखोगे तभी आपको अच्छे से पता चलेगा कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ पर गलती नहीं कर रहे और तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो भर्ती की जा रही है वो आरआरबी के द्वारा की जा रही है। अथॉरिटी कौन है? जीओआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जो ये नोटिस है, ये नोटिस नंबर है 8/2025 के तहत रिक्रूटमेंट मतलब वेरियस पोस्ट, अलग अलग पोस्टों के लिए इसमें भर्ती की जा रही है। और कब ये नोटिफिकेशन निकाला है? ये 29/12/2025 को नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब इसकी टाइमलाइंस की बात कर लेते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाली है। जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली 30/12 यानी आज की डेट से रात 12 बजे के बाद ये स्टार्ट हो चुकी है। और 29/1 को आपकी एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट है। अब 31/1/2026 तक आप अपनी ऑनलाइन फ़ीस जमा कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ है या आपने कोई भी फॉर्म भरते वक्त कोई भी मिस्टेक कर दी है तो 1/2/2026 से लेकर 10/2/2026 तक आप अपनी एक्स्ट्रा फीस के साथ उसमें करेक्शन या मॉडिफाई कर सकते हो। आप अपनी स्क्राइब डिटेल एंट्री विंडो, आप जो स्क्राइब की डिटेल है वो 11/2/2026 यानी 15/2/2026 तक आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। इससे साफ पता चलता है कि यानी कम से कम 1.5 महीने तक तो आपकी एग्ज़ाम की कोई डेट आने वाली भी नहीं है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। आप अभी कोई भी कोर्स ले सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हैं, तो आप कोई भी कोर्स ले सकते हो फ़िलहाल अपनी तैयारी बेटर करने के लिए। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि एग्ज़ाम डेट आएगी तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो प्रिपरेशन होती है वो अभी से स्टार्टिंग से शुरू करनी पड़ती है, जिससे आपकी जो सिलेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। वैकेंसी कैसे रहेंगी, हम वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। जो चीफ लॉ असिस्टेंट है, पे लेवल 7वां, जो इनिशियल पे यानी बेसिक, इनिशियल पे होती है बेसिक पे। बेसिक पे कैसे? जो सभी भत्ते लगते हैं जैसे HRA DA वगैरह हो गया, कोई भी भत्ता वो 44,900 पर लगेगा। यानी बेसिक आपकी शुरुआती जो है 44,900। ये आपके शुरुआती का मतलब ये है 44,500 या 44,900 रुपये नहीं मिलेंगे आपको। इसमें DA जो अभी फ़िलहाल सेंटर में 58%, इसमें 58% आप DA जोड़ दोगे तब आपके जितने पैसे मिलेंगे। जो रेलवे का जो अलग अलग अलाउंस होता है, जैसे मेडिकल अलाउंस हो गया, मोबाइल अलाउंस हो गया और DA हो गया, HRA हो गया, सब मिला के ये लगा लिया आपकी 80 या 90 के आसपास, टोटल 80,000 या 90,000 के आसपास आपकी सैलरी टोटल होने वाली है। इसमें से आपका NPS डिडक्ट हो जाएगा, तब उसके बाद आपकी फाइनल इन हैंड सैलरी बनेगी। तो चीफ लॉ पे लेवल है 7वां और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी 7वां। इसमें कुल वैकेंसियाँ हैं 22 और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी सेम, इसमें 7 पोस्टें हैं। और जो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए उसकी हैं पोस्टें 202। कितनी पोस्टें हैं? 202। स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 24 पोस्टें, इसमें 35,400। जो लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 C&M, इनिशियल पे 19,939 पोस्टें हैं। बहुत सारे जवान सोचते हैं कि इसमें पोस्टें कम है तो मैं क्यों ट्राई करूँ। आपका लक होता है कि आप इसमें ट्राई कीजिए, क्योंकि पता नहीं सिलेक्शन कब किसका हो जाए। टोटल पोस्टें हैं जो 312 पोस्टें हैं और इसकी जो साइंटिफिक असिस्टेंट सुपरवाइज़र की 3 पोस्टें। एज लिमिट, आपकी जो एज है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। 18 से 30 साल लैब असिस्टेंट ग्रेड 3, जो 18 से 30 साल जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते। 18 से 33 साल के लिए जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 18 से 33। और 18 से 40 चीफ लॉ असिस्टेंट, चीफ लॉ जिसको भी लॉ की नॉलेज है। और एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स, PWD जनरल और EWS के लिए 10 ईयर।
और एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए सर्विस पीरियड प्लस 3 साल, सर्विस पीरियड प्लस 3 साल की एज रिलैक्सेशन। आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो कैसा रहेगा, B1 स्टैंडर्ड। बहुत सारे स्टूडेंटों को मेडिकल में प्रॉब्लम होती है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड को ध्यान से देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जो B1, इनमें बहुत सारी पोस्ट है जिनमें B1 स्टैंडर्ड, C1 स्टैंडर्ड और C2 स्टैंडर्ड और लेजिक सर्जरी, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप सुनते रहिए। जो फिजिकल फिट हैं यानी कि B1 स्टैंडर्ड के अंदर होता है विजन, डिस्टेंट विजन, यानी A B C D ऐसे चार्ट होता है, तो ऊपर से नंबरिंग होती है ऐसे 180, नीचे से 8 6 9 ऐसे आता जाता है 6 9 6 12, मतलब जो लास्ट की लाइन होती है, जो ऊपर वाली लाइन होती है उसको 6 होती है, उससे ऊपर वाली 6 12। तो आप जो डिस्टेंस विद 6 9 और 6 12 विद और विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए, मतलब 6 9 6 12 तक ही आपकी जो आइज़ है वो कैपेबल है, आप उनको देख सकते हैं ग्लासेस की मदद से या बिना ग्लासेस की मदद से, आप पढ़ पाने चाहिए। आपको जो ABCD के जो लेटर्स हैं उनको रीड कर सकते हैं अच्छे से। मस्ट पास, इसमें जो मस्ट पास मतलब जो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, और एक नाइट विजन टेस्ट होता है बाइनोकुलर, ठीक है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। C1 स्टैंडर्ड में फिजिकली फिट, डिस्टेंस विजन 6 12 6 18, इसमें थोड़ा B1 से कम हार्ड है। नियर विजन 0.6 मतलब कि 0.6 तक अगर आपकी आइज है तो वर्केबल है, आप इसके लिए एलिजिबल हो। B1 थोड़ा टफ है, C1 से लूज है। अगर C2 स्टैंडर्ड की बात करें, फिजिकल फिट, डिस्टेंस विजन सेम 6 12 विद नील और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। नियर विजन 0.6 सेम। इसमें लेजिक सर्जरी, अगर किसी कैंडिडेट ने, इम्पोर्टेंट है, अगर किसी कैंडिडेट ने लेजिक सर्जरी मतलब आँखों की सर्जरी करवाई है, तो वो B1 केवल B1 के लिए एलिजिबल होगा। अगर उन्होंने सर्जरी 1 साल पहले कराई, तब इसमें कंडीशन दे रखी है, अगर 1 साल पहले अगर आपने सर्जरी कराई तो ही आप एलिजिबल हो। रेजिडुअल कॉर्नियल, जो आपकी जो थिकनेस है कॉर्नियल की, वो 4 to 5 माइक्रोन्स की होनी चाहिए। मतलब सर्जरी में क्या होता है, जो आपका ये कॉर्निया होता है उसमें लेज़र से वही सेट किया जाता है, ठीक है। तो उसका जो माइक्रोन्स है, उसकी जो थिकनेस है वो 4 to 5 माइक्रोन्स की होनी चाहिए। इसके बाद हम जो फीस डिटेल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल और OBC के, मतलब जनरल से है और OBC हैं, तो आपकी 500 है और 400 रुपये रिफंडेबल। मतलब अगर आप पहले टेस्ट फर्स्ट CBT अगर कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपको ऑनलाइन आपकी डिटेल डालनी होगी, उस जो आपके बैंक अकाउंट में सीधे 400 रुपये आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। और जो कंसेशनल कैटेगरी जैसे SC ST एक्सेस में उनके 250, PW फीमेल ट्रांसजेंडर इनकी सभी की इनके सभी के सभी 250 रुपये रिफंडेबल है फर्स्ट CBT के बाद। यानी जो आप पहला एग्ज़ाम दोगे, चाहे आपका क्लियर हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पैसे रिफ़ंड होंगे, क्योंकि आप उन्हें वो एग्ज़ाम में आप बैठे हो तो आपका पूरा पैसा रिफ़ंड होगा। कैसे पेमेंट करनी, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, UPI, जो भी आपको जैसा अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फ़ीस भर सकते हैं। प्रोसेस कैसा रहेगा, सिंगल स्टेज CBT यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा। जो ट्रांसलेटर टेस्ट है मैंडेटरी, मतलब उसमें जो ट्रांसलेटर का टेस्ट होगा ना, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का, जो 302 पोस्ट थी, उसमें 60% मार्क्स आपके क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब 60% मार्क्स तो आपके आने ही आने चाहिए, उसके बाद आपकी मेरिट बेस लगेगी। उसके बाद DV, उसके बाद फिर मेडिकल। नेगेटिव मार्किंग आप सभी को पता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम उसमें 1/3 की ही नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं एक बार। जो जनरल पोस्ट में, मतलब सभी पोस्टों के लिए लगभग सेम ही है। 90 मिनट्स यानी 120 मिनट्स फॉर PW कैंडिडेट्स, बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 90 मिनट्स। और सब्जेक्ट जो प्रोफेशनल एबिलिटी है वो 50 मार्क्स की। जनरल अवेयरनेस यानी GA 15 मार्क्स की। GI और रीजनिंग 15 नंबर की। मैथ 10, जनरल साइंस 10। मैं जो पहले तब तैयारी करता था तो मेरा ये रहता था कि मेरे रीजनिंग में और मैथ में एक भी नंबर ना कटे, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और मैं भी आशा करता हूँ कि आप लोगों के भी एक भी मार्क्स
जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में है इनमें ना करें। अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि आपको पता है कि आपका आंसर ठीक है। अगर जो भी कैंडिडेट तैयारी करता है तो उसको जब मैथ का आंसर निकलता है तो उसको पता लग जाता है कि भाई ये इसका ठीक है, राइट आंसर है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो तैयारी कीजिए इसकी अच्छे से। क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 40% जनरल के, EWS के और OBC SC के 30, ST के 25%। आपका सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस तो मोस्टली सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार बता देते हैं। जो मैथ का रहेगा, नंबर सिस्टम, बोर्ड मॉस, डेसिमल, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स और भी बहुत सारे हैं। ऐसी GI, जनरल इंटेलिजेंस, एनालॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन और आपके नंबर सिस्टम्स, बहुत सारे इसमें GI में आते हैं। जनरल अवेयर, करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज़, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ इश्यूज़ अप टू 10th स्टैंडर्ड तक की आपकी जो है साइंस आएगी इसके अंदर। सिलेबस टू जूनियर ट्रांसलेटर, जो जूनियर ट्रांसलेटर रहेंगे उसका थोड़ा सिलेबस अलग है। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर जो हिंदी इंग्लिश का रहेगा, ठीक है। हिंदी टॉपिक्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, मतलब कि आपको पता है भाई अगर मिलते जुलते हैं सिनोनियम, एंटोनियम्स, एंटी पार्टिकल, अपोजिट साइड, प्रीफिक्स, सफिक्स, मतलब कि इसके पहले क्या लगेगा। जो उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं, इडियम्स, मतलब कि इडियम्स हो गए आपके, संधि विच्छेद हो गए। 3 क्वेश्चन ईच, 3 क्वेश्चन हर एक में से। इंग्लिश में एक्टिव, पैसिव वॉइस, टेंस, आर्टिकल्स, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, सिनोनियम्स, एंटोनिम्स। ये आपका सिलेबस इसलिए दिया गया है क्योंकि आप ज़्यादा कुछ ना पढ़ें, जो जितना दिया गया उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करें। जो पिछले एग्ज़ाम हैं, जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं इनके, उनके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें, ताकि आप अच्छे से समझ सकें जो एग्ज़ाम पैटर्न है कैसा है, क्या नहीं है, और कितने मार्क्स का कितना क्या सिलेबस आता है, तो ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। और जो जितने बंदे सिलेक्ट हो उसका 10 गुना बुलाया जाएगा, 10 गुना वैकेंसीज का बुलाया जाएगा CBT मेरिट बेस पे। अगर अप्लाई कैसे करना है, आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे उनके इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, जो आपकी फ़ीस होगी, जो फोटोग्राफ होगा, जो साइज़ होगा मैंडेटरी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अप्लाई कर सकते